Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a sonnet named as Let Me Not to the Marriage of True Minds by William Shakespeare. This is included in a subject classical poetry which is a part of BS English second semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे पहले राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। सो विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन April 23, 1564 in Stratford upon Avon, England, baptized on April 26, 1564 at Holy Trinity Church. He was son of John Shakespeare and Mary Arden. Likely attended King's New School in Stratford, where he received a classical education in Latin, rhetoric, and literature. Next is marriage and family. He married Anne Hathaway in 1582 at the age of 18, had 3 children, Susanna 1583 and twins Hamnet and Judith 1585. Hamnet died at the age of 11 in 1596. Next, the lost years 1585 to 1592. Limited historical records exist about his activities during this period. He possibly worked as a teacher, as an actor, as an apprentice in London. Next is career in London. First mentioned as a playwright in 1592 by critic Robert Greene, who mocked him in Groat Worth of Wit, became a prominent member of Lord Chamberlain's Men. Performed at the theatre, the Curtain, and later the Globe Theatre, built in 1599. He wrote 39 plays, 154 sonnets, and 2 long narrative poems. His works are categorized into tragedies, comedies, and histories, performed for Queen Elizabeth I and later for King James I. Next, the major works include tragedies, comedies, and histories. In tragedies, there are basically Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear, Romeo and Juliet, and Julius Caesar. Next, comedies are Midsummer Night's Dream, Much Ado About Nothing, Twelfth Night, As You Like It, The Tempest. Histories, Henry IV, Richard III, Henry V, King John. Later Life and Death, retired to Stratford upon Avon around 1613, died on April 23, 1616 at the age of 52. Buried in Holy Trinity Church, Stratford, with an epitaph warning against moving his bones. अब ये जो सोनेट है 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जिसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सोनेट 116 जो है वो एक इंग्लिश पोएट और प्ले राइट विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। ठीक है, ये पोएम जो है, ये सोनेट जो है 1590s में लिखी गई थी। ठीक है, जब इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो सोनेट्स हैं उनको लिखने का बड़ा जो है उनका जो क्रेज़ था वो बहुत ज़्यादा रूज पर था, और इसको 1609 के अंदर जो है वो पब्लिश करवाया गया है। शेक्सपियर की जो सोनेट्स थी वो इसके लाइफ टाइम में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन जो सोनेट है 116, ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली बिलवड और सेलिब्रेटेड पोएम्स में से एक जो है। ठीक है, अब जो पोएम है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करती है कि ट्रू लव जो है वो इंड्योरिंग है, अनबेंडिंग है, और कमिटमेंट है दो लोगों के दरमियान में। एक ऐसा बॉन्ड है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि सिर्फ डेथ ही इस बॉन्ड को रीशेप कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसकी डिटेल्ड समरी की तरफ। सो शेक्सपियर की जो सोनेट है 116, ये इसकी फेमस सोनेट्स में से एक है, और इसमें जो ट्रू लव की नेचर है उसके ऊपर फोकस किया गया है। जो पोएम है वो डिफाइन करती है कि लव जो है वो कांस्टेंट है, अनवेवरिंग है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं या टाइम है उनकी रीच के बियॉन्ड है। जो स्पीकर है वो ये असर्ट करता है कि अगर इसके व्यूज़ जो हैं लव को लेकर, ठीक है, वो गलत साबित हो जाते हैं तो इस तरह से है जैसे इसने कभी कोई चीज़ लिखी ही नहीं और जैसे किसी इंसान ने कभी प्यार किया ही नहीं। लाइन 1 to 2 में द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ ट्रू लव, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। स्पीकर स्टार्ट करता है डिक्लेयर करते हुए कि जो ट्रू लव है वो एक परफेक्ट यूनियन है माइंड्स का। ठीक है, और कोई भी ऑब्स्टेकल्स जो हैं उससे इस ट्रू लव को जो है वो सफ़र नहीं करना चाहिए। जो फ्रेज़ है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये सजेस्ट करती है कि एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है रादर देन मेयर फिजिकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट है एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ये चीज़ बताती है कि जो लैंग्वेज है ट्रेडिशनल मैरिज वॉज की, और इम्प्लाई करती है कि कोई भी चीज़ जो है वो जेन्युइन लव को हिंडर नहीं कर सकती। ठीक है,
यानी कि कोई भी चीज़ जो सच्चा प्यार है उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। नेक्स्ट चलते हैं। सो लाइन 3 to 4 में लव्स अनचेंजिंग नेचर है। लव इज़ नॉट लव विच आल्टर्स व्हेन इट आल्टरेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। इसका मतलब ये है कि ऐसा प्यार जो कि सर्कमस्टांसिस को देकर चेंज हो जाए या गायब हो जाए जब उसको जो है वो टेस्ट किया जाए, वो ट्रू लव नहीं होता। आल्टर्स व्हेन इट आल्टरेशन फाइंड्स, ये चीज़ सजेस्ट करती है कि जेन्युइन लव जो है, ठीक है, वो रहता है कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस हो जाए उसके बावजूद। एंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, इसका मतलब ये है कि ट्रू लव जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता जब कोई इंसान दूर हो जाए या फिर हालात जो है वो बदल जाएं। लाइन्स 5 to 8 में लव एज एन एटर्नल एंड गाइडिंग फोर्स, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose words unknown, although his height be taken. ये पोइट यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं मेटाफर्स को लव को कंपेयर करने के लिए एक अनमूवेबल लैंडमार्क के साथ और एक गाइडिंग स्टार के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एवर फिक्स्ड मार्क, ये चीज़ सजेस्ट करती है एक लाइट हाउस या एक स्टेडफास्ट बीकन जो कि अनचेंज रहता है स्टॉर्म्स या टेम्पेस्ट जो है उनके बावजूद भी। नेक्स्ट चलते एवरी वॉन्डरिंग बाग, ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि लव एक सेलेस्टियल गाइड है, एक नॉर्थ स्टार की तरह जो कि जो लोस्ट सोल्स हैं उनको नेविगेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो फ्रेज है हुज वर्ड्स अननोन ऑल्दो इट्स हिज हाइट बी टेकन, ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि स्टार की जो पोजीशन है उसको मेजर किया जा सकता है लेकिन इसकी जो ट्रू एसेंस है और सिग्निफिकेंस है वो इमेजरेबल है, जिस तरह से लव है, ठीक है, जिस तरह से लव की है। Next lines 9 to 12. Love's defiance of time. Love is not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. यानी कि लव जो है वो टाइम से कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इट इज़ नॉट टाइम्स फुल, मीनिंग कि ये एज या एक्सटर्नल डिके के साथ जो है प्यार ख़त्म नहीं होता। रोजी लिप्स एंड चीक्स ये सिंबलाइज करती हैं यूथफुल ब्यूटी को जो टाइम डिस्ट्रॉय करता है। विद हिज बेंडिंग सिकल्स आर फिर वो कहते हैं इवन दो फिजिकल ब्यूटी फेड्स, ट्रू लव जो है वो कांस्टेंट रहता है। लव बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डोम, मीनिंग ये जजमेंट का जो डे है, द एंड ऑफ द टाइम, तब तक प्यार जो है वो रहता है। लास्ट क्या है, लाइन्स 13 to 14, द पोइट्स बोल्ड असर्शन, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। स्पीकर जो है वो कॉन्फिडेंटली असर्ट करता है कि अगर इसकी जो डेफिनेशन है लव की वो गलत है तो उसने कभी कुछ लिखा ही नहीं है, ना ही किसी इंसान ने कभी प्यार किया है। ये जो हाइपरबॉलिक क्लेम है ये रीइंफोर्स करता है उसकी सर्टेनिटी अबाउट इंड्योरिंग नेचर ऑफ लव। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। ट्रू लव एंड इट्स कॉन्स्टेंसी, पोएम जो है वो डिफाइन करती है कि लव अनवेवरिंग है और स्टेडफास्ट है, अनअफेक्टेड है बाय टाइम और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। जो शेक्सपियर हैं वो असर्ट करते हैं कि जो ट्रू माइंड्स हैं, ठीक है, दे आर यूनाइटेड बाय लव, जो कि दैट डज नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स, जिसका मतलब ये है कि ट्रू लव जो है उसको कोई भी रुकावट जो है उसके रास्ते में नहीं आ सकती। नेक्स्ट, लव इज एन इटर्नल फोर्स, लव को एक फिक्स्ड मार्क के साथ, एक लाइट हाउस के साथ कंपेयर किया गया है जो कि कांस्टेंट रहता है टर्बुलेंट टाइम्स में भी, ठीक है। इसको डिस्क्राइब किया गया, ये एवर फिक्स मार्क है जो कि टेम्पेस्ट के ऊपर नजर आता है एंड इज नेवर शेकन। ये चीज़ सिंबलाइज करिए इसकी रिजेलियंस को। लव्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम टाइम, जो सोनेट है वो एक्नॉलेज करती है कि जो फिजिकल ब्यूटी है और यूथ है वो खत्म हो सकती है। एज रोजी लिप्स एंड चीक्स आर सब्जेक्ट टू टाइम, यानी कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें खत्म हो सकती हैं, लेकिन ट्रू लव ट्रांसेंड करता है फिजिकल चेंज को। एंड बियर इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, यानी कि एट द डे ऑफ जजमेंट, एट द एंड ऑफ द टाइम प्यार जो है वो रहता है। लव एज अ गाइडिंग स्टार, लव को जो लाइकन टू अ स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाग, यानी कि एक गाइडिंग स्टार है फॉर लॉस्ट शिप्स के लिए, जो चीज़ एम्फोसाइज करती है इसकी रिलायबिलिटी और गाइडेंस जिंदगी के अंदर। ये चीज़ सजेस्ट करती है कि लव जो है वो डायरेक्शन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं सर्टेनिटी एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ लव, यानी कि शेक्सपियर एंड करती हैं इस पोएम को एक बोल्ड असर्शन के साथ कि अगर उसकी जो डेफिनेशन है लव की ये गलत साबित हो जाती है तो किसी इंसान ने कभी प्यार ही नहीं किया। ये चीज़ रीइंफोर्स करी है उसका जो कॉन्फिडेंस है लव की इंड्योरिंग नेचर के अंदर और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर।
नेक्स्ट, लव स्टेफियंस ऑफ डेथ, जो पोएम है वो कंट्रास्ट करती है लव को मॉर्टेलिटी के साथ, ठीक है, और स्टेट करती है कि टाइम जो है अफेक्ट करता है फिजिकल अपीयरेंस को, लव जो है वो डेथ की मर्सी पर नहीं है, ठीक है। लव जो है वो आउटलास्ट करता है इवन टाइम्स फूल, इसका मतलब ये है कि पैसेज ऑफ टाइम जो है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है लव के ऊपर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.